नाजरीन, यूएई से पाकिस्तानियों की बेलमूम और शियों की बिलखसूस बेदखली का राज क्या है? क्या ये बेदखली अभी इन जंग के दिनों में शुरू हुई है या ये पहले से भी हो रही थी? लेकिन असल बात जो इस प्रोग्राम में डिस्कस करनी है कि इस बेदखली के पीछे वजह क्या है। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा और ये मिनट मिरर न्यूज़पेपर एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ये उसका चैनल है। अब आते हैं नाजरीन प्रोग्राम की तरफ। हालिया दिनों में इस बात पे बहुत मुल्क में शोर और गुल हो रहा है कि दुबई से और यूएई से पाकिस्तानियों की बेदखली, जबरी बेदखली हो रही है। वो पाकिस्तानी जो कई सालों से, कई दहाइयों से उधर काम कर रहे थे, अब उनको अचानक बुलाया जाता है और फिर उनको इंटेरोगेट किया जाता है, डिटेन रखा जाता है और उसके बाद वापस भेज दिया जाता है। इंटेरोगेशन चंद घंटों की भी हो सकती है, चंद दिनों की भी हो सकती है। डिटेंशन एक दिन की भी हो सकती है और कई हफ्तों तक भी चली गई है। ये केस टू केस वेरी कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इनमें जो अक्सरियत बेदखल हो रहे हैं उनका ताल्लुक शिया मसलक से है। तो क्या हम ये अज्यूम कर लें कि उधर से सारे शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बेदखल किया जा रहा है, या उनमें से केस टू केस चीज़ें वेरी कर रही हैं? तो नाज़रीन, जब हमने इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट किया और बेदखल होकर आने वाले लोगों से हमने ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड बात की, तो हमें ये पता चला कि जो बेदखल लोग हो रहे हैं उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक शिया मसलक से नहीं है, लेकिन उनको भी बेदखल किया गया है। अब यहाँ पे चूंकि जब उधर से बेदखली की जाती है, इवेक्शन आर्डर दिए जाते हैं, तो उसमें कोई वजह बताई नहीं जाती। बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बात से लाइल्म है कि उनको किस वजह से बेदखल किया गया है। अब यहाँ पे कुछ एजम्पशंस चल रही हैं कि जी जो बेदखल होने वाले लोग हैं उन्होंने सोशल मीडिया एक्टिविज्म ऐसा किया कि जिससे ये पता चला कि उन्होंने ईरान की सपोर्ट की, ईरान के हक में वो पोस्ट लगाई। दूसरा, चूंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की एक अच्छी दोस्ती है और पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मीडिएशन भी कर रहा था, तो हो सकता है कि इन अनासर की वजह से, इन अवामिल की वजह से पाकिस्तानियों पर क्रैक डाउन किया जा रहा। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस सूरत हाल को जनरलाइज करें तो ऐसी बात नहीं है कि ये कोई ओवरऑल पाकिस्तानी पे क्रैक डाउन है, बल्कि ये एक सिलेक्टिव किस्म का क्रैक डाउन है जिसमें अभी लोगों को, चंद हजार लोगों को डिपोर्ट किया गया है। हाँ, अगर ये पैटर्न चलता रहा तो मे बी इट मे टेक अ फ्यू ईयर्स, तो उसमें फिर सारे पाकिस्तानी वापस आ सकते हैं। अब जहां तक बात है कि पाकिस्तान के शियों की कि क्या इन्हीं को डिपोर्ट किया जा रहा है, तो नाजरीन इस बात में थोड़ी सी हम सदाकत इसलिए देखते हैं कि पाकिस्तान से यूएई में जो कुछ कंपनीज, लोकल कंपनीज काम कर रही हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को इस बेस पर जॉब ऑफर देना शुरू की या किसी को रिजेक्ट किया कि उनका जिसमें मसलक का पहलू निकलता था। अगर कोई अपने नाम से ऑब्वियसली कहीं अली, हसन, हुसैन, रज़ा ये लगता है तो ऐसे लोगों को फ्लैग कर दिया जाता था। और ये बात हमने 2015 में सुनी थी कि जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं जैसे डेस्कॉन है, हबीब रफ़ीक, जिनके फुटप्रिंट्स उधर यूएई में मिलते हैं, उन्होंने भी ऐसे लोगों को उधर भेजना बंद कर दिया था जिनका ताल्लुक शिया मसलक से हो। अब चूंकि ये कोई स्ट्रक्चर्ड किस्म की पॉलिसी नहीं है या कोई एलानिया पॉलिसी हो कि जिसकी बेस पे हम इस बात को ऑथेंटिकेट कर सकें, लेकिन ये बात बहरहाल हम यही कहेंगे कि ये हम अज्यूम कर रहे हैं। इसकी हमें कोई यूएई गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से या लोकल कंपनीज की तरफ से कोई इस तरह की हमें पॉलिसी स्टेटमेंट आई हो, ऐसी बात नहीं है। आजकल जो दुबई से और यूएई के दूसरे रियासतों से लोग बेदखल होकर आ रहे हैं,
उनकी जब आप स्टोरी सुनते हैं तो वो आपका कलेजा दहल जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों को पहले एक वो माइग्रेशन के ट्रॉमा से गुजरे हैं कि वो यहाँ से सेट दूसरे मुल्क जाते हैं, उधर अपनी लाइफ बिल्ड करते हैं, सेटल होते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ, बच्चों की अपब्रिंगिंग उधर हो रही होती है, रेज कर रहे होते हैं, एजुकेशन हो रही होती है। फिर अचानक एक ऐसा वक्त आता है कि उनको खड़े खड़े इविक्शन ऑर्डर दे दिए जाते हैं, जिसका वो चंद महीने पहले तक सोच भी नहीं सकते थे। तो ऐसे लोगों के लिए जब वापस मुल्क में आते हैं तो उनकी यहाँ पे सेटलमेंट के इश्यूज होते हैं। जो मेंटल ट्रॉमा है वो सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ है। ऐसी हम आपको आज एक स्टोरी सुना रहे हैं एक खातून की, जिन्होंने उनका नाम है सारा अली। वो कह रही है कि जी वो पिछले 10 साल से दुबई में थे और उनके जो शोहर है, हस्बैंड, उनका नाम ताहा है, वो दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में मुलाजमत कर रहे थे। सारा दिन वो जॉब पे रहते थे, शाम को अपना टाइम फैमिली के साथ गुजारते थे और आम पाकिस्तानीज की तरह वो अपने फैमिली के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और उनके कुछ ख्वाब होंगे। फिर 12 अप्रैल आती है। 12 अप्रैल को वो अपनी नाइट शिफ्ट पे थे, जब उनको पुलिस, दुबई की जो लोकल पुलिस है, उन्होंने कॉल की और कि जी आपका नाम और पिक्चर हमारे पुलिस के सिस्टम में जाहिर हुई है, तो आप ज़रा हमारे पास तशरीफ़ ले आए। जब वो उनके पास गए तो उन्होंने कहा जी आपने क्या किया है कि आपका नाम हमारे पास आ रहा है। अब ये बात ताहा साहब को क्या पता थी, ये तो पुलिस को पता होनी चाहिए जिन्होंने कॉल किया है, लेकिन ये बहरहाल यूएई की पुलिस है और आप एक गैर मुल्क में हैं, किंगडम में है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, तो कुछ राइट्स के इश्यूज होते हैं। तो वहाँ पे ताहा साहब को सादा कपड़ों में सीडी एहलकार हथकड़ियाँ लगाकर अपने साथ ले गए। सारा कहती है कि ये सारा कुछ उनके सामने हुआ और वो बहुत शदीद सदमे में थी, शौक में कि ज़ाहिर है फैमिली के सामने, और फिर कुछ बता भी नहीं रहे। फिर उनसे फ़ोन ले लिया गया और कहा गया कि इन्होंने कहा कि जी हम गैर मुल्क हैं और इधर आम वर्कर हैं, हमें माफ़ कर दें अगर कोई गलती हो गई है, हम मजबूर हैं। लेकिन वो ताहा का कोई फॉल्ट, कोई जुर्म, कोई क्राइम बताने को तैयार नहीं थे। एटलीस्ट हम तो यही अजीम करेंगे कि उनके पास बताने को कुछ था नहीं। कोई इल्ज़ाम, उसके बाद जनाब कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई अदालती कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। फिर उन्हें एक थाने से दूसरे थाने और आखिर में उनको जो दुबई में एक है अल अवीर डिटेंशन सेंटर, उसमें मुंतकिल कर दिया गया, जिसे अमूमन आखिरी स्टॉप समझा जाता है कि अब ये फाइनल जगह है, यहाँ पे या तो आपको इक्वेट कर दिया जाएगा, सारे इल्ज़ामात से बरी कर दिया जाएगा, या फिर अब आपकी जो मंजिल है या आगे मुसलसल एक्सटेंडेड डिटेंशन है या फिर आपकी वापसी का सफ़र है। अब सारा पीछे से ट्रैक कर रही है, एक पुलिस स्टेशन दूसरे पुलिस स्टेशन, और आखिर में जब अल अवीर डिटेंशन सेंटर पहुंची तो वो यही कहते बाद में आना, अभी हम इंटेरोगेट कर रहे हैं, बाद में आना, अभी हम इंटेरोगेट कर रहे हैं। हर जगह उन्होंने, अच्छा एक जगह पे उन्होंने, सारा अली कहती है कि मुझे ये बताया गया कि आपके हस्बैंड ने इस इलाके की कोई ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पे शेयर की हैं जो रीजनल वार के मुतालिक थी, शायद कि जी दुबई में किसी जगह पे कोई ईरानी अटैक हुआ है, कोई मिसाइल अटैक हुआ है, कोई डिस्ट्रक्शन के मनाजर है, तो शायद इस वजह से उन पे ये बुरा वक्त आया हुआ। लेकिन सारा अली इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करती है। वो कहती है कि मेरे जो हस्बैंड है वो एक सरकारी इदारे में काम करते थे, हमें यूएई की जो लोकल डायनामिक्स हैं उनका पता है, तो वो किसी किस्म की सियासी पोस्ट से बिल्कुल गुरेज करते थे, सोशल मीडिया से दूर रहते थे, और उनका इस तरह का कोई न ताल्लुक है, न इंटरेस्ट है, न बैकग्राउंड है। और वो ये भी दावा करती है कि उन्होंने तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स कई महीने पहले बंद कर दिए थे।
कुछ दिनों के बाद सारा अली को अपने हस्बैंड से मिलने की इजाजत मिली, वो भी चंद मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। किस तरह, एक शीशे के पीछे, दरमियान में शीशे की वॉल है और उसके पीछे वो है। तो ऐसे में फिर जो है ना, आवाज नहीं आती, वो आप फोन के जरिए बात करते हैं। इस मुलाकात के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर फिर ताहा को फैसलाबाद की फ्लाइट पर बिठाकर पाकिस्तान भेज दिया गया। ताहा साहब अब पाकिस्तान है। अब सारा अली कहती हैं और जो दूसरे लोग कहते हैं कि उधर ये सिर्फ एक ताहा की स्टोरी नहीं है, उधर कई दर्जनों, सैकड़ों, हजारों लोग हैं, जिनमें से किसी को मॉल ऑफ द एमिरेट से उठाया गया, किसी को बैंक से उठाया गया, किसी को नौकरी के दौरान अपनी वर्क प्लेस से उठाया गया, कोई अपने घर वापस जा रहा था तो इशारे पे पुलिस आई और उन्होंने उनकी गाड़ी के आगे आके गाड़ी रोकी, उनको पुल ओवर किया और अपने साथ ले गए। अब जितने भी केसेस हैं उनमें एक चीज कॉमन है, सबसे एक सवाल पूछा गया कि भाई आपका सेक्ट क्या है, आपका सेक्ट क्या है। अब ये सेक्ट ऐसी चीज है जिसका वो पासपोर्ट के ऊपर कोई मेंशन नहीं होता। तो लोगों ने खौफजदगी में उधर कहा कि जी हमारा ताल्लुक शिया सेक्ट से नहीं है, सुन्नी सेक्ट से है। तो इस पे आगे से उन पे तशद्दुद किया जाता था कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई शिया बताता तो उस पे तो फिर तशद्दुद होता ही सा। इसी तरह एक और स्टोरी हमारे सामने आई है, वो है जाहिर खान। ये दुबई में ड्राइवर थे, कैब ड्राइवर थे। जब सीआईडी ने उन्हें रोका तो उन्होंने सबसे पहला ये सवाल किया कि व्हाट इज योर सेक्ट, अरबी में पूछा होगा, तो उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं शिया मुसलमान हूं। तो इस पे एक एहलकार ने कहा कि वेल डन, अब तो बात बिल्कुल ही वाज़ेह हो गई। अब ये जो एक जुमला है कि जी बात वाज़ेह हो गई, ये एक बड़ा खौफनाक जुमला है जिसमें कि लोगों की शनाख्त, मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर उनको पकड़ा जाता है और उनको बेदखल किया जा रहा है। तो ये फिर एक इमिग्रेशन का मसला नहीं रहता, ये इंसानी हकूक का मसला बन जाता है। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इस पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी तक ना कोई सेल कायम किया, ना डेस्क कायम किया, ना कोई इंफॉर्मेशन सेंटर कायम किया, ना कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दी। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, हम भी इस बात को नहीं इतना ज़्यादा इन्फ्लेम करना चाहते। हुकूमत पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिकली अंदाज से शायद काम कर रही है। अभी पिछले दिनों ही उन्होंने यूएई पर एक हमले की शदीद मजम्मत की। वो जो हमला है वो अफसोसनाक है, क्योंकि दुबई जो है वो इस वक्त, जो यूएई है वो इस वक्त 18 लाख पाकिस्तानियों का घर है। वो लोग उधर उस किंगडम के, उस रीजन के, उस गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और मेहनत करते हैं, जिससे उस रीजन की तरक्की होती है, साथ उनकी फैमिलीज को भी सपोर्ट मिल रही है। लेकिन गवर्नमेंट की जो खामोशी है ये ज़्यादा देर नहीं चलनी चाहिए। एटलीस्ट गवर्नमेंट को पब्लिकली, गवर्नमेंट ऑफ यूएई से बात करनी चाहिए, अथॉरिटी से बात करनी चाहिए और उनसे एक खुलकर सवाल किया जाना चाहिए कि जो बंदा पाकिस्तान के पासपोर्ट पर यूएई में है, सो ट्रीट देम लाइक अ पाकिस्तानी, नॉट अ देवबंदी, शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस, व्हाटसोएवर। नो, they are ordinary people, they are Pakistanis, they are worker, they are professional, they have ordinary occupation skills। तो that's it। इससे ज़्यादा कोई भी जो मुल्क है, जब वो लोगों को किसी के कलर पे, स्किन पे, लैंग्वेज पे, एथनिसिटी पे या सेक्टेरियन एफिलिएशन के ऊपर जज करना शुरू कर दे, तो फिर उस मुल्क की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा मोहम्मद अमीन शहीदी कहते हैं कि तकरीबन इस वक्त तक 5000 पाकिस्तानी शिया खानदान मुतासर हुए हैं। 5000 खानदान मीन 15000 लोग, अगर हम एक उसको एवरेज उस फैमिली के तौर पे लें। वो कहते हैं कि उन लोगों को सिर्फ 3 कपड़ों में वापस भेजा गया, तन के कपड़ों में वापस भेजा गया। उन्हें वापसी के लिए अपने बैंक अकाउंट्स तक रसाई तक नहीं दी गई। उनकी जायदाद, उनका सामान, गाड़ी, गैजेट्स, डॉक्यूमेंट्स, वो भी नहीं उठाने की इजाज़त दी जाती। अगर किसी को आप इवेक्ट कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं,
تو کم از کم ان کو اتنا ٹائم تو دے کہ وہ اپنی چیزیں ادھر سیٹل کر لیں. انہوں نے کسی کی کوئی ادھار دینا ہے وہ دے سکیں, کسی سے لینا ہے لے سکیں. جس شخص نے آپ کی کنگڈم میں 20 سال 25 سال یا 20-25 مہینے گزارے ہیں, تو اچانک ایک دن آپ اس کو مجرم کی طرح نکال دیں, تو اور وہ بھی کہ اس کی پوری زندگی کی کمائی ایک دوسرے ملک میں پھنس جائے, تو یہ مالی نقصان نہیں, یہ ایک ذہنی نقصان بھی ہے. آخری بات, ایک ایسے آئی ٹی پروفیشنل کی کہانی بھی ہے جو خود کو سنی العقیدہ مسلمان بتاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو محرم کے دنوں میں وہ ادھر ایک امام بارگاہ میں گئے تھے, اور اس کے بعد اب وہ بھی پاکستان ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاید میرا وہی ایک مس سٹیپ تھا جس کی وجہ سے وہ میری شناخت ہوگی اس قدم میں, اور وہ بھی اب پاکستان میں ہے. اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اماراتی حکام نے بائیو میٹرک ڈیٹا اور ایمریٹس آئی ڈی سکینرز کے ذریعے شیعہ افراد کی شناخت کی. تو بھئی اگر یہ سوال ہے تو آپ جو ورشپنگ پلیسز ہیں ان کو بھی آپ سرویلنس کے لیے اور ان کا ڈیٹا جو ہے اپنی نگرانی کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو یہاں سے تو پھر تھوڑا ایک مذہبی ڈسکریمنیشن کا سوال پیدا ہوتا ہے. ناظرین, پچھلے دنوں یو اے ای نے ہم سے اپنے $3.5 بلین جو انہوں نے ہمارے بینک اکاؤنٹس میں رکھوائے ہوئے تھے ریزرو میں, وہ واپس مانگے, ہم نے واپس کر دیے. تو ہم ایک اچھے پارٹنر کنٹری کی طرح ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. امید ہے کہ جو یو اے کی گورنمنٹ ہے وہ بھی آئندہ سے پاکستانیز کے ساتھ فیئر پریکٹسز کے ساتھ کام کرے گی. اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.